सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय यहाँ पे निकाला है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोगों से आज मुझे मिलना हो रहा है, क्योंकि इस गांव में पहली बार आया हूँ। और मेरी शुरुआत तो बहुत पहले से, मैं अपना परिचय भी दूंगा अभी, लेकिन क्योंकि इस गांव में आने का एक मौका हमें मिला और आपसे मिलने का एक मौका मुझे मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो शायद हो सकता है मेरा चेहरा शायद आपको ध्यान रहे। ये है कि भाई हम लोगों को नौकरी करके अपना घर परिवार भी चलाना है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, जब से मैंने अपना ये जर्नी चालू की है 2000 से, तब से मैंने एक उद्देश्य बनाया है कि जितने भी किसान भाई मेरे साथ जुड़ेंगे और जो आगे जब भी मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में, तो एक मेरे माध्यम से आप लोगों के पास में एक ऐसी चीज जाए, तो उसके बाद में जब आप किसी और किसान से मिलें, अपने भाइयों से मिलें, अपने परिवार, तो चाहे आपका सोयाबीन लग रहा है या आपका मूंगफली लग रहा है, तो अभी उनकी स्थिति क्या है। जैसे इनने एक शुरुआत की है धान की, हो सकता है कि इस गांव में पहली शुरुआत हो, जो मुझे लग रहा है। मैंने अभी मालवा के एरिया में जितना मैं घूमता हूँ, अभी मैंने जो धान देखा है शायद इनका पहला प्लॉट देखा हुआ है, और हो सकता है कहीं और भी धान हो, पता नहीं है। लेकिन जो शुरुआत एक छोटी, जिसको बोलते हैं ना, एक छोटी शुरुआत एक बड़े कारक को जन्म देती है। आप लोग अभी सोयाबीन लगाते हैं और सोयाबीन में मैं हर साल देख रहा हूँ, जब से मैं इस एरिया में आया हूँ, अगर बात करूँ यहाँ की, हालांकि महाराष्ट्र में भी सोयाबीन बहुत लगता है, मैंने वहां पे भी काफी काम किया हुआ है, 6 साल काम किया हुआ है। लेकिन जब तक हम अपने बोलते हैं कि फसलों में मल्टी क्रॉपिंग नहीं बढ़ाएंगे, मतलब आज हम एक क्रॉप के ऊपर में भरोसा नहीं रख सकते हैं, फसल के ऊपर में। सोयाबीन की जो फसल है, हर साल क्या होता है कि कभी तो प्रोडक्शन कम होगी, कभी हमारी बीमारी ज्यादा लग जाएगी, कभी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन रेट अगर बात करें, गवर्नमेंट ने भले ही उसके लिए एमएसपी डिसाइड किया हो, लेकिन हमेशा जो रेट है वो 3,500, 4,000, 4,500 के आसपास रेट घूमते रहता है। वो टमाटर भी लगा रहा है, वो बैगन भी लगा रहा है, और उसने बेल वाली फसलें भी लगाई है, और साथ में उसने फूलों की खेती भी कर रखी है। ये मल्टी क्रॉपिंग मैंने स्टार्ट करवाया है। और लगभग लगभग मैं ज्यादा बड़ी बात बताऊं, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे किसान लगाने के बाद में अपनी राय मुझे भेज, ठीक है। तो मैं अभी, आप यूट्यूब चैनल मेरा देखेंगे जहाँ पे मैंने अभी बोला हुआ है टीम से विक्रम थोड़ा डाउनलोड करवाना है, तो उसमें आपको कई चीजों की जानकारी आपको मिलेगी कि हम कर क्या रहे आगे चल। तो मेरी आप शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहले जो बड़ी चीजें हैं खासतौर से, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। दवाई का उपयोग करना ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग अपनी कुछ पुरानी पद्धति को भी अपनाएं। अभी क्या है, यहाँ पे 3 जनरेशन बैठी है। यहाँ पे मेरे से ज्यादा उम्र के लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तीनों जो जनरेशन की मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जब करनी है कि अगर हम एक दूसरे की विचारों को आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, तो अभी जो जनरेशन आने वाले टाइम की बात है, तो वो बहुत कुछ जो है चेंज होने वाला है। वो खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, ये मान के चलो। हमने कई जगह ऐसा देखा है जहाँ पे लोग, अभी आने वाली जनरेशन है, उनने खेती के लिए मना कर दिया कि हम लोग तो अपनी नौकरी करेंगे, खेती तो हमारे जो ये बैठे हुए घर में ही करते रहे। उनका रुझान ही नहीं है खेती, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो। तो अब उस लॉसेस को भरने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, दवाई, खासतौर से दवाई के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले कि जो भी किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मान लो जो है, तो कोई भी रासायनिक खाद, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाना है अपने। अभी क्या हो रहा है, हमारे घर में ट्रैक्टर्स हो गए हैं, और हमारे यहाँ पशुओं की जो है संख्या वो कम हो, तो हमारे जो देशी खाद है इसकी उपलब्धता काफी कम, ठीक है। तो मेरा एक आपको कहना है कि सबसे पहले मैं किसानों को ये बोलता हूँ, भैया आप देसी खाद का इस्तेमाल सबसे पहले, और वो भी सूखी खाद, गीली खाद का नहीं, मतलब गीली गोबर नहीं, जो सूखा खाद आता है, जो सूखा जो इसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन गीली खाद जगह होगी, वहां पे आपके जो है जो हानिकारक जो कीट है जमीन के लिए, वो ज्यादा डेवलप करें। लेकिन अगर सूखी खाद होगी तो वहां पे आपके जो है जो हमारे जो लाभदायक कीट होते हैं, जिसको हम केंचुआ भी बोलते हैं, उसकी भी संभावना बढ़ने की ज्यादा रहेगी, ठीक। दूसरी बात, यूरिया की जो मात्रा है खपत हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। कल एक, जब मैं मीटिंग ले रहा था रात को, कौन सा गाँव था वो, तो कल कौन सा गाँव का हम रात में मीटिंग ले रहे थे, दतुरिया में। वहां पे हमारी जब मीटिंग खत्म हुई, तो हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में आप बताओ कि हम लोग डीएपी, यूरिया और जो पोटास है, कि हम लोग नैनो जो आ रहा है बाजार में, वो क्यों इस्तेमाल नहीं करें। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे पूछी, जबकि जो नई जनरेशन बैठे थे, हम लोग बैठे हैं, हमने किसी ने बात, तो मैंने उसके बारे में भी आपको राय दूंगा। पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि यूरिया और डीएपी की मात्रा है वो थोड़ी सी आप कम करो। जहाँ पे आप 50 किलो इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे आप जो ऑप्शनल उसको कम से कम 10 से 15 किलो अभी कम करो आप थोड़ा सा। जैसे मानो 50 किलो डालो, वहाँ 35 किलो करो, आप 30 किलो करो, यूरिया की मात्रा भी कम करनी है। और मैं जिस के बाद में गाँव है सारंगढ़, आज वहाँ पे सैंपल्स लेने आते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट जो है ना, वहाँ की खेती में पहले गेहूं का प्रोडक्शन बहुत बड़ा था, यूरिया की खपत इतनी ज्यादा हुई जमीन के अंदर कि वहाँ आज जो है पौधे नहीं लगते, बीज रुकता ही नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, बाहर की मिट्टी लेके आ रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, इतनी बड़ी
संख्या में, मतलब ये मैं आप बता रहा हूँ, आज से कम से 20-22 साल पहले की बात हो। और आज की उस जमीन में पौधा जब रोपने जाते हैं तो पौधा उगता नहीं है, तो अब क्या है, वो जमीन मट्टी लेके आ रहे हैं और मट्टी फिर खेतों में डाल रहे हैं। बात सोचो खर्चा कितना बड़ा होगा। तो मेरा थोड़ा आपको सबसे पहले राय है कि आप यूरिया और डीएपी की खपत कम करें। ऑप्शनल में आप क्या करें कि जो बाजार में आपका कार्बनिक खाद है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद, उसको आप इस्तेमाल करें, और वो भी स्टैंडर्ड मटेरियल ना। मार्केट में बहुत सारे अभी डुप्लीकेटेड चीज बिक रही है, सी ग्रेड भी है, डी ग्रेड भी है। हमें थोड़ा सा अच्छी कंपनियों की जो आपको उपलब्ध खाद है, ऑर्गेनिक खाद, उसका इस्तेमाल करें। जमीन में हमारे कार्बन की मात्रा बढ़नी चाहिए। दूसरा एक और मैं क्या आपको राय है, जमीन का आपका सॉइल का जो टेस्टिंग है वो आप कराओ। भले ही आपका एक खेत, 2 खेत या 3 खेत आपको जहां पे लगता है, हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं, भारत सर्टिस ने पूरे भारतवर्ष में अपनी लैब सेट की हुई है। एमपी में हमारी कम से कम 4 लैब है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसमें पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने गांव से सैंपल देना है, और सैंपल हमारे स्टाफ यहाँ से कलेक्ट करेंगे, और आपको एक जो है उसका जो है कार्ड बन के आएगा, जिसमें आपके 14 तत्व जो जमीन के अंदर होते हैं, उसमें हम मुझे बताएंगे कि आपको कौन से तत्व को डालने की ज्यादा जरूरत है और किसको डालना नहीं है। कुछ चीज आपकी जमीन में इतनी है जिसको डालना ही नहीं है, आप वो भी डाले जा रहे हैं, एक्सेस हो रही है। ठीक? तो थोड़ा सा जमीन का टेस्टिंग जरूर करवाओ, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इस पर काफी बड़ा काम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमारे साथ जुड़े, और जमीन में आपकी जो क्या नाम है, पीएच का मापक है, या आपका क्या पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, इसके अलावा आपका इसमें कार्बनिक खाद कितनी है, इसके अंदर आपका जो है आयरन कितना है, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन कितना है, तो सब हम कार्ड में आपको जो है बना के देंगे आप। ठीक? तीसरे, अब एक और बात आती है कि अभी जैसे उसी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं कि हम नैनो यूरिया का अभी गवर्नमेंट काफी जोर दे रही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ भ्रम है इसके बारे में, जो मैं किसानों से सुनता हूँ कि सर आप तो बोल रहे हो कि हम नैनो यूरिया डालें, लेकिन हम तो जमीन में डालते हैं, तो जमीन से मिट्टी पोली होती है। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। जमीन में डालने का सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि जमीन से जो हमारी जड़ होती है, जड़ के माध्यम से पौधे के अंदर वो नाइट्रोजन का डेवलपमेंट, चाहे आप डीएपी डाल रहे हैं, चाहे आप जो है यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वही काम हम लोग पत्ते के माध्यम से कर रहे हैं। 2 तरीके से जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, यूरिया की उपलब्धता आप दे रहे हो, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं अभी लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था एमपी के लोकेशन पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने यूरिया के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ा पुलिस फोर्स लगा रखा था, और वो सेंसिटिव एरिया है। अगर कोई घटना वहां घट जाए तो बड़ी घटना घट सकती है। थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि आप जो अभी नैनो यूरिया आ रहा है, नैनो डीएपी आ रहा है, उसका जो है आप लोग जरूर इस्तेमाल करें। और शायद मेरे हिसाब से 1 बीघे में कितना जा रहा है, 50 ml के आसपास, 50 ml की मात्रा जो है रिकमेंड हो रही है। बहुत छोटे से एरिया में उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रमोट करें। अब दूसरी बात आती है, हम लोग खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं बाजार में, ठीक है, जैसे सादा दवाई इस्तेमाल करते हैं और खरपतवार नाशक भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा एक सजेशन है आपको कि अपन क्या करते हैं, अभी जो नोजल मैंने देखा जितने भी किसानों के यहाँ, वो बस सादा फुहार वाला नोजल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि फुहार ऐसी बनती है और हम उस पर खरपतवार नाशक उससे डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ट्रेड चेंज करना है। आप जब बाजार में अभी जाए, किसी भी दुकानदार के पास जाए, एक नोजल आता है फ्लैट पेन या कट नोजल, तो बोलते हैं, मार्केट में 2 नाम से बिकता है, फ्लैट पेन या कट नोजल। और वो जो नोजल होता है वो केवल खरपतवार नाशक के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपको लगता है कि मुझे आज खरपतवार नाशक डालना है, आप वो नोजल चेंज करें। और नोजल का फायदा ये होता है, और ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती है, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए के आसपास, मुझे नहीं मालूम वैल्यू क्या होगी, लगभग 50-60 के आसपास जो सादा नोजल आएगा उसके आसपास उसकी कीमत है। सिर्फ उसमें यह होता है कि जब आप दवाई डालते हैं खरपतवार नाशक उस नोजल के माध्यम से, वो क्या करता है, उसका जो फुहार चलती है वो ऐसी चलती है, वो जो हमारा स्पेस होता है जहां पे हमारा चारा है, उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है। और उससे क्या होता है कि जो आप दवाई आप डाल रहे हो, छिड़काव कर रहे हैं, वो दवाई उस पर्टिकुलर पौधे के ऊपर, चारे के ऊपर जाती है, और उसका रिजल्ट आपको और बेटर मिले। तो कोशिश करें, जो भी हमारा नोजल है, वो नोजल को हम जब खरपतवार नाशक डालें, चाहे आप किसी में भी डालें, चाहे आप सोयाबीन में डाल रहे हैं, मूंगफली में डाल रहे हैं, धान में डाल रहे हैं, इसके अलावा प्याज लहसुन में डाल रहे हैं, उसमें आप खासतौर ध्यान रखें, उस नोजल का इस्तेमाल आप जरूर करें। अब एक और बात आती है कि हम दवाई है जहाँ पे फ्लावर्स की डिमांड नहीं है। अभी मैं आपको रिसेंटली बता देता हूँ कि मेरा अभी उज्जैन का दौरा था, पिछले महीने की बात करें हम, तो जो रेट फूल के, अभी तो त्योहार का टाइम चल रहा है, ये त्योहार के टाइम पे जो रेट फूल के 10 रुपए चल रहे थे, वो आज 80 से 85 रुपए है। सीधा सीधा इतना बड़ा फर्क है। और डिमांड रहती है, फूल तो हमेशा बिकना है, कभी सस्ता बिकेगा, लेकिन उसका एवरेज जो आप देखोगे बहुत अच्छा एवरेज निकल के आता है। बस उसकी खेती को कैसे करना है, ये मैंने यूट्यूब पे किसानों को बताया हुआ है कि आपको उसका तरीका कैसे है, क्यों, कैसे कटिंग करनी है, किस तरीके से पौधे लगाने हैं, और पौधे आपको जो है व्यवस्थित किस तरीके से आपको उसको उपचार करना है, ये मैंने सबको उस पर दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप जो अपनी प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा चेंज करें, और इन चीजों को थोड़ा सा आप और भी किसानों को बताएं, जो भी आपके किसान है,
तो मैं अपनी जहां भी मीटिंग होती है किसान भाइयों को बोलता हूँ कि आपका एक छोटा सा शुरुआत कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। चाहे किसान छोटे हों बड़े हों, मुझे इससे ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह अगर आपने शुरुआत कर दी, आपको देख के अगला एक आदमी जो है उसको शुरुआत करेगा ही करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया विनोद धाकड़ जी के यहाँ मैं खेत पे गया था, मैंने धान की खेती देखी वहां, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि उन्होंने धान की खेती की है तो वो अपने मजे के लिए की है। हो सकता है वो जो उन्होंने फसल लगाई है उस फसल से अगर आप शुरुआत करें, अगर 1 बीघे में 2 बीघे के रकबे में, तो हो सकता है आपको बड़ा परिवर्तन आएगा। और धान का जो रेट है, धान का जो रेट है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, धान में जो खर्चे हैं और जो रेट है, खर्चे भी है तो सही, ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छी है धान की, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एरिया रखवा है धान का, हम लोग धान के रेट बहुत अच्छे हैं, धान की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और अब नई नई वैरायटी आ रही है। तो आप भी अपने 1 बीघे या 2 बीघे के रकबे में आप शुरुआत करें, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया जब भी आप धान अगले साल लगाएं तो मुझे इन्वाइट करें। मैं आपको धान को लगाने से लेके धान की कटाई तक के जो आपको नेचुरल, जो बोलते हैं प्राकृतिक, जो सॉल्यूशन आपको दूंगा। दवाई अलग बात है, लेकिन हमको करना क्या है उसमें, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरे तरफ से आप लोगों का था। और थोड़ा सा आप जो है, जब भी मेरा ये कहने का है, जब भी किन्हीं और लोगों को मिले, जो मेरी बात मैंने कुछ आप लोगों को बोली है, तो आप अपने रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उनको भी आप बताएं। ये छोटी छोटी शुरुआत जो होती है, छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं कि हमारे अंदर हमारे खर्चे कम होंगे। हम एक काम कर रहे हैं कि कैसे किसानों के जो है, जो कई बार क्या होता है, आप सोयाबीन में स्प्रे कर रहे हैं, अभी मैंने वेजिटेबल में किसानों को देखा कि वो हर 8 दिन में स्प्रे कर रहे हैं। हमने उनके स्प्रे को 8 दिन से 20 दिन में कन्वर्ट किया है। जहां वो 3 स्प्रे कर रहा था, वहां उसको 1 स्प्रे में भी हम लेके जा रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि जो दवाई आप डाल रहे हो वो रिकमेंडेशन है कि नहीं उसके अंदर। अभी क्या होता है, 3 तरह की क्रॉप होती है। एक आपकी फील्ड क्रॉप हो गई जिसमें दवाइयां अलग इस्तेमाल होती है, एक आपकी हो गई वेजिटेबल क्रॉप, उसमें दवाइयां अलग इस्तेमाल होती हैं, और एक हो गई फ्रूट क्रॉप, जैसे आज हम इनका अमरूद का प्लॉट देखने गए थे, उसमें दवाइयां अलग इस्तेमाल होती हैं। तो तीनों दवाइयों की, तीनों पौधों की या तीनों फसलों की तासीर अलग होती है, और सबकी भी रिकमेंडेशन अलग होती है। अच्छा, एक और थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है। पीला निशान होता है, पीछे है किसी स्लाइड में क्या दिखाओ एक बार, वो हिनोडे का होगा, ले जाओ ले जाओ। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ले जाओ हिनोडे, आगे हो आगे, हाँ, यही करो। ये जो आप देख रहे हैं ये निशान है, इस निशान का कुछ कोई किसान भाई है बता सकते हैं क्या कारण है, क्यों लगाते, क्यों देते हैं अपन बॉटल के ऊपर में, टैग के ऊपर में? अगर किसी को जानकारी है तो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ये जो निशान आप देख रहे हैं तिकोने आकार का, इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्यों इसको लगाया जाता है? अभी जितनी भी मार्केट में ए ग्रेड की कंपनियां हैं, ध्यान से सुना, ए ग्रेड की मतलब होता है जो अच्छी क्वालिटी बनाती है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। अभी आपको मैक्सिमम जो है मार्केट में आपको जो मिलेगा वो ब्लू ट्राइंगल, ये इसको बोलते हैं नीला, और इसके बाद आता है हरा। 2 ट्राइंगल आते हैं। हरा ट्राइंगल इस टाइप का होगा, जो हरा कलर दिख रहा है तो उसकी ऐसा ट्राइंगल बना होगा। तो हमें सबसे पहले जब भी आप बाजार से दवाई लेके आओ, आपको जो लाल कलर का ट्राइंगल बनाना है उस दवाई को तो छूना ही मत आप। अब बोलो क्यों सर, क्यों मैंने कर रहे हैं? अगर आप लाल ट्राइंगल की दवाई बाजार से लेके आते हैं, उसके अंदर जो जहर होता है ना, वो पौधे की कटाई तक चलता है। आप जब पौधा कट के जाएगा, कोई उसको बीज को खाएगा या कोई भी चारा कुछ भी खाएगा, वो जहर उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। तो लाल ट्राइंगल की दवाई बिल्कुल भी नहीं लेना है बाजार से। दूसरा नंबर आता है पीला ट्राइंगल। पीले जो निशान, तिकोने निशान की भी दवाई को आपको अवॉइड करना है, बंद करना है। हाँ, कुछ खरपतवार नाशक आते हैं जिसमें आपको लेना पड़ेगा, डालनी पड़ेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि पीले जो निशान वाली दवाई है उसको भी ना लाए बाजार, ठीक है। अब आती है बात पीला निशान और ग्रीन निशान। ये मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है किसान भाइयों से कि आप लोग जब भी बाजार से जाएं, आप ये 2 ट्राइंगल जरूर देखें। जब भी दवाई खरीदें, एक बार दवाई देखने के बाद में उसको ट्राइंगल जरूर देखें। और ये अगर ट्राइंगल जिस भी दवाई में बना है, मैं आपको एक एश्योरेंस दिलाता हूँ कि क्वालिटी सबसे बेस्ट है, एक्चुअली सबसे बेस्ट। ये पहली प्रेफरेंस है, ये मान लीजिए। तो कोशिश करें ब्लू ट्राइंगल, नीले ट्राइंगल का या तिकोने का, या आपका हरा तिकोने की दवाई का आप इस्तेमाल करें, ठीक। तो चलिए, ये मेरी तरफ से जो टेक्निकल नॉलेज है वो मैंने आपको दी है। अब जो है मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी फसल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि